संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साल 2024-25 भाग एक जो है वो पूरा आर्थिक समीक्षा के सार है, यानी कि हर वो जरूरी पॉइंट जेन टेंटेटिव क्वेश्चन यानी कि आ सकने वाला प्रश्न होगी ओकर पूरा समावेशन है। और अभी हाल फिलहाल में जो 2-3 की परीक्षा होए गल हो ओमे सीधा सीधा वो पहला अध्याय ले उठा करके क्वेश्चन ला एज इट इज दे दी से। तो अभी क्या करना है, बहुत ध्यान से ला सुनना है, समझना है, ताकि एक भी प्रश्न गलत ना होए। बाकी मैं डिटेल में और चैप्टर वाइज बता जहां पहला चैप्टर शुरू करता हूं, हिंदी में आता हूं, चालू करते हैं। तो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2024-25 भाग 1 छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ है राज्य का परिचय, और ये बहुत सिंपल है, कुछ छोटी छोटी बातें जान करके जल्द से जल्द इसको समाप्त करते हैं। दिया क्या है, दिया है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय में नाम छत्तीसगढ़ राज्य। आखिर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा गया, उसके 36 किलों के कारण ये नामकरण किया गया, ऐसा कहानी हमको मिलता है। तो 36 किलों के कारण पर जानते हैं किसके समय, राजा कल्याण साय। राजा कल्याण साय के समय पहली बार यह निर्धारण हुआ था शिवनाथ नदी को आधार मान करके। शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में 18 और 18 गढ़ों की कल्पना की गई और उसके आधार पर बना छत्तीसगढ़। आगे चल के बिलासपुर के लिए सेटलमेंट अधिकारी मिस्टर चिस्म जो थे, उन्होंने इस परिपाटी को आगे बढ़ाया और हमारे राज्य को उसका ऑफिशियल नाम प्राप्त हो गया 36 किलो वाला राज्य छत्तीसगढ़। स्थापना 1 नवंबर साल 2000। 1 नवंबर वही तिथि है जो हमारे मातृ राज्य यानी कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। एमपी भी 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाता है और इत्तेफाकन छत्तीसगढ़ भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाता है। तो 1 नवंबर साल 2000 भारत के 26वें राज्य के रूप में हम स्थापित हुए। राज्य हैं तो कोई राजधानी भी होगी ही, और राजधानी क्या है हमारे लिए, नवा रायपुर, अटल नगर। आपसे कोई नॉर्मली पूछता है ना कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, फट से कहते हैं रायपुर। पर क्या सिर्फ रायपुर या नवा रायपुर या अटल नगर, आपको कहना क्या है? इसका उत्तर है कि आपको ये पूरा जोड़ करके कहना है नवा रायपुर अटल नगर। तो अटल नगर का किस्सा क्या है वो जानते हैं। साल था 2018 और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय ये फैसला किया गया कि जो हमारी नई राजधानी माना तूता गांव के आसपास जो बसाई जा रही थी अबनपुर मार्ग पर, उसका नया नामकरण किया जाएगा। उसे नया रायपुर कहने के बजाय अटल नगर कहा जाएगा और इस तरह हमारी राजधानी अटल नगर कही जाने लगी। साल 2019 में भूपेश बघेल जी की सरकार आई और उन्होंने फैसला किया कि हम राजधानी को छत्तीसगढ़िया अस्मिता से जोड़ करके नवा रायपुर कहेंगे। तो अटल नगर पहले हो चुका था, नवा रायपुर नई सरकार ने कहा, और इस तरह दोनों मिलाकर के हमारी राजधानी कहलाई नवा रायपुर अटल नगर। वर्तमान में यानी साल 2025 जब आप ये सुन रहे हैं तो हम अपनी राजधानी को इसी तरह कहते हैं नवा रायपुर अटल नगर, सब जोड़ करके। तो 2018 में अटल नगर और 2019 में नवा रायपुर। आई होप दोनों कहानी पकड़ पा रहे होंगे आप। क्षेत्रफल कितना है हमारे राज्य का, कुल क्षेत्रफल है 135-191 वर्ग किलोमीटर। कोशिश करिए मोबाइल नंबर टाइप याद कर लीजिएगा 135191 स्क्वायर किलोमीटर। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर किलोमीटर में व्यक्त किया जाएगा, सिर्फ लंबाई या सिर्फ चौड़ाई की बात नहीं हो रही है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल का 4.1% है मात्र। यानी यदि देखा जाए कि पूरा भारत को मैं 100% मानूं, एक ऐसा वृत्त मानूं जो 100% से बना है, तो उसका एक छोटा सा भाग टूट करके अलग होता है और वो हमको मिलता है छत्तीसगढ़ के रूप में 4.1% एरिया लेकर के। छोटा है पर प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। हमारे पास वन भरपूर है। हमारे पास वन संसाधन 59,820 यानी कि 59,820.78 वर्ग किलोमीटर ये वन क्षेत्रफल है। और यदि हम इसे छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल से देखें तो वह 44.25 भाग पर वन छाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर यह आंकड़ा बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। ये दोनों के दोनों जरूरी हैं, 59,820.78 भी और 44.25% ये भी। क्या कहे कि किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए उसके कम से कम 33% या 1/3 भाग पर वन संरचना होनी चाहिए, ये मानक माना गया है पर्यावरण मानकों के आधार पर।
पर हम 44% है, यानी 11% लगभग ज्यादा है। इसका क्या मतलब? टांगी उठाए और काटने चले, ये नहीं करना है। हमारे पास ये संसाधन और बढ़े और फले फूले तो हमारे राज्य में स्थिति और बेहतर होगी बाकी राज्यों की तुलना में जो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। बात करते हैं लघु धान्य। ये आंकड़ा पहले ही पन्ने में उभार करके दिखाया गया आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में, तो ये बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन है, ये आने की भरपूर संभावना है। लघु धान्य यानी क्या होता है? श्री अन्न, सेहत के मोती, वो अनाज जो आपकी सेहत बनाने में योगदान देता है, यानी कि कोदो, कुटकी और रागी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इन्हीं तीन को लघु धान्य की श्रेणी में रखा गया है, जिसकी हम ऑफिशियली खरीदी करते हैं किस मूल्य पर? मैक्सिमम जो प्राइस है, यानी कि एमआरपी, या एमआरपी नहीं कहना चाहिए, मुझे एमएसपी कहना चाहिए, वो शब्द ज्यादा सही है। तो लघु धान्य जिसकी हम खरीदी करते हैं, ये देश के कुल लघु धान्य का हम 70% प्रोड्यूस करते हैं, यानी पूरा भारत का उत्पादन लघु धान्य का एक तरफ और छत्तीसगढ़ का उत्पादन उन सबसे कहीं ज्यादा, 50% भी नहीं है, 70%। कोदो, कुटकी और रागी के बड़े प्रोड्यूसर बन करके उभरा है या उभरते हुए राज्य है हम, यानी छत्तीसगढ़। उपलब्धि एक और दी हुई है, वो भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी से जल संरक्षण, जन भागीदारी से जल संरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में पहले स्थान पर है और पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला टॉप पर है। तो दो आंकड़े निकल करके आए। जन भागीदारी से जल संरक्षण, इस मामले पे छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। जल संचय करने के मामले में 2024 में ही, और उनमें भी रायपुर जिला पहले स्थान पर है पूरे देश में। तो ये उपलब्धि है और ये दोनों उपलब्धि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के पहले पन्ने में छापी गई है, यानी सबसे जरूरी पन्ना, और इसलिए ये क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे प्रदेश के बारे में क्या है। जनसंख्या, यहां पर जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार नहीं, बल्कि अंतिम आंकड़े जो कि 1 मार्च 2025 को अनुमानित आंकड़े 3,08,67,000, 3,08,67,000 है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। यानी हम तेजी से बढ़ते हुए राज्य के रूप में, जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, उस तरह के राज्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पर ये राज्य अपने नागरिकों के रोजगार का क्या प्रबंध करता है? तो यहाँ के 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है। छत्तीसगढ़ गांव में बसता है, जिस तरह भारत गांव में बसता है, लघु भारत ही है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भी 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और 37.46 लाख तो कृषक परिवार ही निवास करते हैं हमारे यहाँ। पर यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये अलग बात है कि कुल आबादी का 70% खेती करता है, पर उन कृषकों में से कितने सबसे ज्यादा अनुपात वाले किसान बड़े हैं, मध्यम श्रेणी के हैं, लघु या सीमांत? तो आप याद रखिएगा, लघु और सीमांत कृषक सबसे ज्यादा हैं किसानों में। कुल किसानों की आबादी यदि मैं 100 मानूं तो हर 100 में से 80 किसान लघु और सीमांत श्रेणी का है। अब लघु और सीमांत मतलब क्या? वो जिनके पास कुल मिलाकर के 5 एकड़ जमीन भी नहीं हो पाती, 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि जिनके पास है, वो आते हैं लघु और सीमांत श्रेणी के किसान। तो हमारे यहाँ कुल कृषकों का 80% लघु और सीमांत श्रेणी में आता है, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक ही भूमि है या 5 एकड़ से कम भूमि। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ की कृषि थोड़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती है। आगे के आंकड़ों में वो आपको समझ में भी आएगा। हमारे यहाँ का मेन अनाज क्या है? तो धान है। हमें कहा जाता है धान का कटोरा। पर क्यों धान का कटोरा कहा जाता है? क्या हम बम्पर धान के उत्पादक है? नहीं, हम देश में अभी चौथे नंबर पर चल रहे हैं धान के उत्पादन में। तो फिर कैसे? ये संरचना को गौर से देखें। ऊपर की ये जो संरचना आप देख रहे हैं, यह है पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसको तो आप परिचित ही होंगे, पूर्वी बघेलखंड, जिसमें आपका पूरा सरगुजा संभाग आता है। नीचे की तरफ ये जो संरचना आप देख रहे हैं, गरियाबंद तक नहीं जाना है, हमें नीचे तक रहना है। यहां पर आपको दिखाई देता है दंडकारण्य पठार, यानी बस्तर संभाग। इस तरफ की जो भूमि है उसको हम कहते हैं दुर्ग उच्च भूमि, और इस तरफ की जो भूमि है उसे हम कहते हैं गरियाबंद या धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, हाईलैंड। तो जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यही है धंसा हुआ हिस्सा, और इसमें बहती है सबसे ज्यादा नदियां। और इस बहाव क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी है, वहां हम उगाते हैं धान। तो यदि देखा जाए तो चारों तरफ से उभरा हुआ और बीच में छत्तीसगढ़िया में बोलूं तो खचुआ, हाँ, तो वो जो हो गया वो बनाता है प्रॉपर बाउल जैसी संरचना। अंग्रेजी में बोलो तो कोई भी चीज अच्छी लग जाती है,
हिंदी में कटोरा बोलो लोगों को खराब फील होने लग जाता है, अंग्रेजी में बाउल बोलो मजा ही आ जाता है। आप बाउल बोले अपन, कुछ तो अलग ही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो संरचना है वो भौगोलिक संरचना उसको बनाती है बीच में गड्ढा यानी खचुआ, और उस खचुआ में अपन लगाते क्या है, धान। इसलिए हम भौगोलिक संरचना के कारण है धान का कटोरा। एनसीईआरटी की पुरानी किताबें उठा करके देखे, बाउल ऑफ राइस आंध्र प्रदेश लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने राज्य का पेपर दे रहे हैं छत्तीसगढ़ ही लगाना धान का कटोरा। फिर आगे बढ़ते हैं, धान खरीदी की बात कर लेते हैं। जब धान पे इतनी बात हो ही रही है तो देश में सबसे ज्यादा मूल्य पर धान खरीदने वाला राज्य हम है, यानी छत्तीसगढ़ है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ खरीदता है। और ध्यान रखें, ये जो दाम है 3100, ये छत्तीसगढ़ अपनी तरफ से दे रहा है, इनमें से केवल 800 हम दे रहे हैं, और बाकी जो है वो पहले से तय राशि है। तो यहां पर हम 800 रुपए बोनस के साथ दे रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ प्रति क्विंटल धान पर किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा बोनस देता है, वरना हम एमएसपी पर दे रहे होते। एमएसपी पर दे रहे होते तो 2300 रुपए हम दे रहे होते, 800 रुपए बोनस देते हैं हम, और इस तरह हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल पे जाकर के खड़े होते हैं किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा। यही कारण है कि कुछ राज्यों को इस बात से बड़ा कंपटीशन हो जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ इतना दे रहा है, हमारे यहाँ के किसान जो है वो अभी उतना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, शायद उन राज्यों के बीच भी ये चिंता होगी। धान उत्पादक राज्यों में 2024-25 जैसा कि मैं आपको बताया, हम चौथे नंबर पर आ खड़े हुए हैं। ये आंकड़े तो हालांकि ऑफिशियल घोषित नहीं हुए हैं, पर कृषक जगत एक बहुत कमाल की मैगजीन है जो कवर करती है कृषि से जुड़े सरकारी आंकड़ों को, उसमें यह आंकड़ा हमको मिलता है कि 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल के बाद। इसमें यूपी सबसे बड़ा उत्पादक, प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे बड़ा उत्पादक, और पश्चिम बंगाल उत्पादन और उपभोग दोनों में पहले नंबर पर, यानी कि जो जितना उगाता है उतना उपभोग भी कर लेता है, कई बार उससे ज्यादा उपभोग कर लेता है, वैसा राज्य। तो पढ़ के बनाइएगा। और हम है चौथे नंबर पर। छत्तीसगढ़ की स्थिति यदि देखें, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। भौगोलिक रूप से यदि हम देखें तो यहाँ हम 7 राज्यों से घिरे हुए दिखाई देते हैं, और ये तो आपको पता ही है कौन से 7 राज्य हैं। इस तरफ आए तो उड़ीसा है, इस तरफ आए झारखंड है, यहाँ यूपी उत्तर की तरफ, इस तरफ आए हम तो यहाँ हमको दिखाई देता है मध्य प्रदेश, पश्चिम में आए तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है महाराष्ट्र, थोड़ा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है तेलंगाना स्टेट, और प्रॉपर दक्षिण में आ जाए तो आंध्र प्रदेश दिखाई देता है। तो पूर्व की तरफ पड़ोसी हमको दिखाई देता है उड़ीसा, और यहीं पर अगला क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, या वो राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है? उत्तर है उड़ीसा। ये वाला पॉइंट हो गया डन। दूसरा, वो कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगाता है लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा है? हमारे 7 पड़ोसी है और उन 7 पड़ोसियों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पड़ोसी है एमपी। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। हमारा पड़ोसी जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है वो है एमपी, लेकिन हम सबसे लंबी सीमा लगाते हैं उड़ीसा। पढ़ के बनाइएगा, गलत हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हैं लोग। सबसे छोटी सीमा, अब आते हैं सबसे कम टच कौन करता है? सबसे कम टच करता है आंध्र प्रदेश। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारा ये जो पड़ोसी है उत्तर पूर्व की तरफ झारखंड, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है बाकियों की तुलना में। 7 पड़ोसियों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा बोलेगा तो झारखंड, सबसे बड़ा पड़ोसी बोलेगा एमपी, क्षेत्रफल में सर्वाधिक सीमा उड़ीसा के साथ और सबसे कम सीमा आंध्रा के साथ, और कुल पड़ोसियों की संख्या 7। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या हाल है। छत्तीसगढ़ खनिज, वन और कृषि से संपन्न राज्य है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्राकृतिक संसाधन तो कूट कूट के भरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोरंडम, हीरा, सोना और टिन जैसे खनिज बहुतायत में प्राप्त होते हैं। और हाल फिलहाल में यदि उपलब्धियों की बात करें तो हम टिन उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, 100% हम उत्पादन करके दे देते हैं, जबकि कोयला और लोहे में हम देश में अभी दूसरे स्थान पर चल रहे हैं आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ नई औद्योगिक नीति भी आई है 2024 से लेकर के 30 तक के लिए। जो औद्योगिक नीति है, इस औद्योगिक नीति का लक्ष्य है अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना। इसमें समय के साथ और कई सारे सुधार होते जा रहे हैं, जैसे जहां संरचना बन रही है उद्योग की, वहीं श्रमिकों को रहने का जगह भी उपलब्ध कराना। सोचिए, इसके बाद आपकी उत्पादकता बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। एक निश्चित उत्पादन क्षेत्र जो रहेगा आपको अलॉट किया जाएगा, वहां आप डबल या ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बना पाएंगे। ये छूट भी मिलती जा रही है। तो कई तरह की छूट जो है राज्य प्रदान कर रहा है अपनी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के बीच।
लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में खूब ज्यादा निवेश आकर्षित करना, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन बनाया है, विजन 2047। तब तक हम अपने आप को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। 2047 में इसी इरादे से हम औद्योगिक विकास नीति में उदारता ला रहे हैं। एक चीज और गौर करेंगे, हमारे पास जो पर्यटन है, आमतौर पर पर्यटन क्या होता है, सेवा क्षेत्र का विषय होता है, पर यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। यानी वही सुविधाएं जो उद्योग क्षेत्र को मिलती है अब पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अकूत संभावना है ना, जो अब तक हम कहते हैं ना अनएक्सप्लोर्ड, तो छत्तीसगढ़ बहुत हद तक अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और उन संभावनाओं को तलाशेगा ये पर्यटन उद्योग। जब इसको निवेश करने का मौका मिलेगा, निजी कंपनियां आएंगी और आसानी से निवेश कर पाएंगी, इसलिए पर्यटन ध्यान रखेंगे। पर्यटन से एक और आंकड़ा है जो अगेन बहुत हाईलाइट किया गया। UNWTO ने एक सर्वे किया दुनिया भर के देशों का, मैं दुनिया भर कहूं या कहूं दुनिया के 60 बड़े देशों का सर्वे किया, उसमें से 20 गांव निकाले, और उन 20 गांवों में सबसे बेहतर पर्यटन ग्राम चुना गया बस्तर का एक छोटा सा गांव का नाम है धुड़मारास। ये धुड़मारास जो है, ये कमाल की एक नई तकनीक के लिए, हम नया कह लीजिए या हमारे लिए नया कहिए, पर वो निकाल करके लाया, वो है बैम्बू राफ्टिंग। बैम्बू राफ्टिंग क्या होती है, बांस की एक राफ्ट बनाई जाती है, और उस राफ्ट में आप बांस का ही जो पतवार है वो पकड़ते हैं और अपने साथ उसको खेते हुए नदियों नालों का सफर करते हैं। तो आप प्रकृति के बीच में प्राकृतिक एक साधन पर बैठ करके प्रकृति का आनंद ले पाते हैं। उसको धुड़मारास ने बदल दिया व्यवसाय में, और इसके देखा देखी बस्तर के और कई गांव ये विधि अपना रहे हैं। हाल ही में सुनने में आया था मनेन्द्रगढ़, जो हमारा मनेन्द्रगढ़ अब नया जिला है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, वहां आपको पता है ना, हमारे पास एक फॉसिल पार्क है। हाँ बिल्कुल वही वाला जो सबसे पुराने फॉसिल पार्क, मेरीन फॉसिल पार्क के रूप में जाना जाता है। वहां भी हसदेव नदी पर शुरू किया गया है बैम्बू राफ्टिंग। ये सबसे नया आंकड़ा है, तो मैं इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी एक अपडेट कर दिया, वो भी याद रखिएगा। हालांकि पहले दिन चलाए और पहले दिन पलट, ये कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आते हैं सतत विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि 33 जिले हैं, जिलों के आधार पर निकाला जाता है सतत विकास लक्ष्य जो है हमारा। उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और तमाम जरूरत की चीजें विकसित हुई या नहीं उसको लेकर के। तो यदि देखा जाए तो हम यहाँ पे 33 को बांट सकते हैं 2 कैटेगरी में। पहला हमारे जो 27 जिले हैं वो है फ्रंट रनर, यानी ठीक ठाक परफॉर्म करने वाले, और 6 जिले ऐसे हैं जो परफॉर्मर हैं, यानी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पर फिर भी अभी तक कोई अचीवर नहीं बना है, कोई ऐसा जिला नहीं हुआ है हमारा जो बहुत ग्रो कर गया हो। तो अभी भी पीछे हैं, पर ठीक है, शुरुआत हुई है एक नव राज्य। अब तो खैर 25 साल के हो गए हम लोग, पर उपलब्धियां जुड़ते जुड़ते ही जुड़ेंगी। बात करते हैं आगे अर्थव्यवस्था में भागीदारी। यहां से आपका काफी रट्टा मारने वाला हिस्सा शुरू हो रहा है, थोड़ा सा सब्र करिएगा। यदि आप खुद को थोड़ा समय देना चाहते हैं, समय दे लीजिए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ फिर आंकड़े आपको नोट करने पड़ेंगे और उनको याद भी करना पड़ेगा। तो एक बढ़िया लंबी सांस लेकर के अब इधर का आंकड़ा शुरू करिए। इकोनॉमिक्स सबको पचती नहीं है, प्रॉब्लम है। तो अभी थोड़ा सा हम भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सिर्फ जरूरी चीजें उठाएंगे, कुछ हो सकता है ऐसी चीजें और लिखी हूं जो आपको डरा रही हूं, पर मैं आपके लिए सरल कर दूंगा कि क्या याद करना है। अर्थव्यवस्था में भागीदारी स्थिर कीमत पर। देखिए, कभी भी स्थिर कीमत पर भागीदारी को हमेशा सबसे बेहतर माना जाता है। स्थिर कीमत यानी एक बेस ईयर है, एक आधार वर्ष है, उस आधार वर्ष से तुलना कर रहे हो आप, और उस तुलना के आधार पर देख रहे हो कि असल में ग्रोथ कितना हुआ है, क्या है। कल और आज की ग्रोथ देखें ना तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा, पर एक लंबा समय लेकर के यदि हम नापे तो हमको समझ में आता है कि बदलाव हुआ है तो कितना हुआ है, सकारात्मक हुआ है कि नकारात्मक हुआ है, और यहीं पर ये आंकड़े हमारे काम आने वाले हैं। तो हम देखते हैं स्थिर कीमत पर जीडीपी में अलग अलग क्षेत्र की भागीदारी। और जीडीपी तो आप सब जानते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं सरल शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान देंगे। जैसे इस बॉक्स को आप मान लीजिए एक देश या एक राज्य, ये बॉक्स की सीमा ही इसकी आखिरी सीमा है, इस देश की या इस राज्य की। इसके भीतर कोई चीज का उत्पादन किया गया, कोई प्रोडक्ट बनाया गया या कोई सर्विस जनरेट की गई यहां रहने वाले लोगों के द्वारा, चाहे वो यहाँ के निवासी हो या बाहर से यहां आकर के काम कर रहे हो, पर इसी दायरे के भीतर, इस सीमा के अंदर
उन्होंने जो अंतिम वस्तु बनाई, जो अंतिम सेवा सृजित की, उसके अंतिम मूल्य को हम कहते हैं उस जगह की जीडीपी। क्लियर हो रहा है? बाहर से आया हुआ लेकिन यहां काम कर रहा, वो ऐड करेगा तो अब जीडीपी मिलेगी। इस जीडीपी को निकालने के 3 क्षेत्र होते हैं। क्या क्या क्षेत्र होते हैं पता है आपको? प्राथमिक से क्षेत्र जिसमें आता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र जिसमें आते हैं उद्योग, और सेवा क्षेत्र। यहां प्राथमिक यानी जमीन से जुड़ा हुआ, जिसमें आप खेती किसानी खनिज उत्पादन देखते हैं। द्वितीयक यानी वो क्षेत्र जो कि आपके उद्योग से जुड़ा हुआ है, निर्माण और विनिर्माण देखते हो। और सेवा क्षेत्र जहां आप अपने टैलेंट, अपने स्किल के दम पर कमाते हो, सबसे कम इनपुट के साथ सबसे ज्यादा कमाने का मौका, क्योंकि यहाँ तो आप अपना जमीन, अपना खनिज यूज कर रहे हो, यहाँ आप अपने साधन संसाधन से कोई और चीज बना रहे हो, सब में इसमें ज्यादा पैसा लगेगा, इनपुट कम होने की संभावना। जबकि सेवा क्या है? सृजित करिए सेवा आप अपनी मर्जी से, अपने स्किल से, और मूल्य जो भी है उसका आपको प्राप्त हो रहा है, यानी आपके अपने स्किल की कीमत है। इसलिए किसी भी देश में, ये थोड़ा सा भटक रहा हूं पर या काम आने वाला है सब इकोनॉमिक्स में, तो ध्यान देंगे, किसी भी देश में यह माना जाता है यदि उसका सेवा क्षेत्र ग्रो कर रहा है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, तो वो देश विकसित होगा। और यदि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कृषि से योगदान ले रहा है या प्राथमिक क्षेत्रों से, तो वो देश डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, यानी अभी भी विकास की पटरी पे दौड़ नहीं पा रहा है। तो हमको चाहिए सेवा क्षेत्र ज्यादा बढ़ता जाए विकसित होने के लिए, विकासशील होने के लिए बैलेंस चाहिए उद्योग और सेवा का। हम विकासशील बने हुए हैं, हमारा राज्य क्या बना हुआ है देखते हैं। कृषि जीडीपी में योगदान देता है 16.80% का, यानी हम 100 रुपए यदि कमाते हैं तो 16 रुपए 80 पैसा आता है कृषि से। उद्योग 47.90% का योगदान, यदि हर 100 रुपए में 47 रुपए 90 पैसे आते हैं उद्योग की तरफ से। और सेवा 35.30, यानी हर 100 रुपए में 35 रुपए 30 पैसा आता है सेवा की तरफ से। तो ये है आंकड़ा जो आपको याद करना ही करना है। कृषि का योगदान 16.8, उद्योग 47.90 और सेवा 35.30। ये है इन तीनों क्षेत्रों का योगदान छत्तीसगढ़ की जीडीपी में इस बार के लिए 2024-25। पर आप जानते हैं आधार वर्ष 2011-12 में ये कितना था? अब करते हैं ये कंपेयर। 2011-12 में 18.10 था कृषि, हम देख रहे हैं कि हम थोड़े कम हुए हैं, यानी कृषि पे हमारी निर्भरता कम हुई है, अच्छा साइन। 47.27 थे हम 2011-12 में उद्योग में, और अभी है 47.90। हम चाहते तो और बढ़ सकता था, यहाँ पर कुछ तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। 2011-12 में सेवा का योगदान 34.63 था और अभी हम 35.30 नहीं पहुंच पाए हैं। यदि ये दोनों क्षेत्र और बढ़े तो हम विकसित राज्य बनने से पीछे नहीं हटेंगे। आई होप पकड़ पा रहे होंगे ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि का प्रतिशत, 3 क्षेत्र हैं, उन्होंने कितनी वृद्धि दर्ज की है वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी वो क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में वृद्धि है 5.38%, यानी ठीक ठाक वृद्धि है। 2024-25 के लिए है ये, ध्यान रखेंगे। कृषि में वृद्धि 5.38% 2024-25 के लिए, उद्योग में वृद्धि 6.92% 2024-25 के लिए, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि 8.54% 2024-25 के लिए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वृद्धि को देखा जा रहा है। तो कृषि 5.38%, ये पूछ देता है आंकड़ा। उद्योग 6.92% की दर से बढ़ा है और सेवा 8.54% की दर से बढ़ा है। तो पूछ सकता है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई? तो आप क्या लगाओगे? सेवा क्षेत्र। लेकिन यदि हम कंपेयर करें आधार वर्ष की तुलना में, तो अभी ध्यान देंगे पिछले 13 वर्ष में कौन सा क्षेत्र किस तरह से ग्रो किया है। तो 2012-13 से तुलना कर रहे हैं। कृषि में पिछले 13 सालों में 5.39% की ग्रोथ दिखाई दी है, जो कि लमसम ठीक ठाक कह सकते हैं। उद्योग पिछले 13 सालों में 5.97% की दर से आगे बढ़ा है और सेवा पिछले 13 वर्षों में 6% की दर से आगे बढ़ा है। यहां भी सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में, जबकि ये लगभग बराबर की तरफ है कृषि और उद्योग पिछले 13 साल में। पिछले 13 साल में कृषि में वृद्धि 5.39%, पिछले 13 साल में उद्योग में वृद्धि 5.97 और 6% है सेवा क्षेत्र में वृद्धि। आई होप पकड़ पा रहे हो। अब बात करते हैं पिछले 5 साल में कृषि का क्या हाल रहा है।
बीते 5 साल कृषि के लिए कैसे गुजरे, क्या वृद्धि हुई, सकारात्मक हुई, नकारात्मक हुई, कैसा? 2019-20 में कृषि 5.22% की दर से बढ़ा था। मन हो तो याद करना, जबरदस्ती कुछ नहीं। 2020-21 में हम 4.77% की दर से बढ़े कृषि में। 2021-22 में 4.51%। 2022-23 हमारे लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ कृषि की दृष्टि से, 8.83% की दर से तेजी से बढ़े। और फिर 2024-25 में 3.03% यानी गिरावट आती हुई दिखाई दी। अब अगले साल में हम अनुमान लगा रहे हैं कि हम वृद्धि दिखाएंगे, ये अनुमान वाला है, 5.38% हम बढ़ेंगे, ये अनुमान बता रहा है। ये आपके लिए 23-24 होगा ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2023-24 के लिए है 3.03%। आई होप क्लियर। 2023-24 के लिए 3.03%। तो अगर इसमें से क्या क्वेश्चन बना सकता है, पिछले 5 सालों में वो कौन सा वर्ष था जब कृषि में सबसे कम वृद्धि देखी गई? उत्तर है 2023-24, मात्र 3.03। और पिछले 5 सालों में वो कौन सा वर्ष था जिसमें कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई? 2022-23, 8.83। इस पूरे टेबल से आपको बस यही चीज निकालनी है। सरल कर दिया, हो गया। 2 ही आंकड़ा तो पढ़ना है, सबसे कम वृद्धि और सबसे ज्यादा वृद्धि। पर क्या आप जानते हैं, साल 2017-18 कृषि के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। इतना खराब साबित हुआ कि हमारी कृषि विकास दर ऋणात्मक चली गई, ऋण 10.90। सूखा और बाढ़ दोनों चीजों ने उस साल प्रभावित किया था छत्तीसगढ़ को, इसलिए हमारी कृषि विकास दर ऋणात्मक में चली गई थी 2017-18। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बीते वर्षों के दौरान कब कृषि ऋणात्मक दर से आगे बढ़ी या पीछे रह गई। तो ऋण 10.90 2017-18। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, उद्योगों का हाल जानते हैं। आइए, उद्योग पिछले 5 साल में उद्योग का क्या रहा। 2019-20 के लिए 2.27% की दर से बढ़े। 2020-21 में हम 3.77% की दर से बढ़े। 2021-22 में 5.35 की दर से आगे बढ़े। 2022-23 में हम 3.30 की दर से आगे बढ़े। और 2023-24, अगेन ये 23-24 है ना, 2023-24 में हम 4.87% की दर से आगे बढ़े। तो पिछले 5 साल में उद्योग में सबसे बड़ा उछाल कब लिया है? ये है पिछले 5 साल के दौरान। कब? 2021-22 का जो समय था, जस्ट कोविड के बाद हमने अच्छा खासा जंप लिया। और 2019-20 में सबसे बुरी स्थिति हमने देखी थी उद्योग क्षेत्र में पिछले 5 सालों के दौरान। तो 2019-20 उद्योग के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ, वृद्धि कम हुई। और सबसे अच्छा विगत वर्षों के दौरान देखें तो 2021-22 में हुई 5.35% की। क्लियर, ठीक। अब सेवा का देख लेते हैं। 2019-20 के लिए 11.13% की वुपिंग ग्रोथ सेवा पर निर्भर हो गए थे 2019-20 में। सबसे ज्यादा वृद्धि सेवा क्षेत्र में 2019-20, जबकि 2020-21 ऋण 4.64 ऋणात्मक चली गई थी। यही 2 आंकड़े आपको याद रखने हैं मेन। 2019-20 सेवा क्षेत्र के लिए 11.13% की वृद्धि लेके आया, जबकि 2020-21 ऋण 4.64% की कमी लेकर के आया। बाकी 21-22 में हम 7.57 से बढ़े। 2022-23 में हम 11.31% की तरफ से बढ़े। अच्छा, ये है वृद्धि सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो आप 2019-20 के बजाय 2022-23 वाला याद रख सकते हैं। 2023-24 10.43% की दर से बढ़े। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं, यहां पर ध्यान देंगे सेवा वाले में सबसे गिरावट 2020-21 गिरावट का दौर। कितनी गिरावट थी? ऋण 4.64, ऋण 4.64। और सेवा सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हुई दिखाई देती है 2022-23 में। कितनी वृद्धि दर्ज करती है? 11.31, जबकि इसके लगभग भी ठीक ठाक 2019-20 में भी था, 11.13 था। थोड़ा आंकड़ा इधर उधर हो गया, बस याद हो जाएगा। कोशिश करिए, इतना ही तो है निकालने के लिए। अब इसको पूरा ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कृषि का क्या रहा है हिसाब किताब। जीडीपी में कृषि का योगदान धीमी गति से कम हो रहा है, उद्योग लगभग स्थिर बने हुए हैं और सेवा अप डाउन भरा रहा है। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं। क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो आप सोचिए, आप एक श्रमिक हैं, आप एक क्षेत्र में सेवा देते हैं अपनी, और आपको एक निश्चित वेतन प्राप्त होता है। ये निश्चित वेतन क्या आपके लिए पूरा है?
आपकी जरूरतों के लिए पूरा है, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं प्लस आपकी जरूरी आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस तरह की चीजों की या डिजिटल आवश्यकताएं हो गई हैं आजकल, तो क्या ये इनको पूरा कर पा रहे हैं? पिछले 5 साल में आप उनके लिए क्या खर्च करते थे और अब क्या खर्च कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले आप उनके लिए क्या खर्च करते थे और आज आप उनके लिए क्या खर्च कर रहे हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपके लिए यही काम आसान कर देता है। तो यही है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक औसत मूल्य मापक जो ये दर्शाता है कि एक उपभोक्ता एक निश्चित वस्तु और सेवा की जो टोकरी होती है, जो उसका बास्केट है जिसमें वो अपनी जरूरी सामान और अपनी सेवाओं को डाल रहा है, उसके कीमतों में समय के साथ क्या परिवर्तन आया है। क्या वो कीमतें बढ़ गई, क्या वो कीमतें घट गई? और अगर बढ़ी हैं तो उसका वेतन बढ़ना चाहिए, उसको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। हम यही तो चाहते हैं। तो ये जो आपके सीपीआई है यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यही आपके लिए आसान बनाता है। इसको निकालता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जो है डिपार्टमेंट जो है वो आपके लिए इसका मंत्रालय है। तो सीपीआई 3 आधार पर निकाले जाते हैं, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सीपीआई कितने आधार पर निकाले जाते हैं? ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। अभी क्या हाल है? 2012 आधार वर्ष है, 11-12 का ईयर आधार वर्ष है, और हम 2011-12 में किसी वस्तु के दाम को 100 रुपए मान लेते हैं और उससे हम तुलना करते हैं आज नवंबर 2024 की स्थिति में। ग्रामीण क्षेत्र में वो 100 रुपए की चीज बढ़ करके 195.1 हो चुकी है, यानी हम अच्छी खासी वृद्धि देख रहे हैं। शहरी में 187.6 और संयुक्त में 192.3। तो ये तय करती है कि आपको प्रतिदिन अपनी सेवाओं के लिए कितना रुपए कम से कम मिलना चाहिए। आपका पर डे कम से कम कितना मिले कि आप आराम से अपनी जरूरत भी पूरा कर सके और थोड़ी बचत भी तो जरूरी है ना। इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला जाता है और आधार वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। तब वस्तु और सेवा के बास्केट को 100 मानते हैं और फिर तुलना करते हैं कि चीज जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ी है, चीज कितनी महंगी हुई है, सेवा कितनी महंगी हुई है। तो ग्रामीण 195.1, शहरी 187.6 और संयुक्त 192.3। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं फिर। हाँ, ये आया भाई काम का डाटा, बहुत काम का है और हर साल इसका एक क्वेश्चन तो आप मान करके चलिए आएगा ही आएगा। तो अगर आज के आज आपने ये पढ़ डाला, याद कर लिया, तो आपका एक प्रश्न तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका कहीं नहीं जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 2 आधार पर निकाला जाता है, एक स्थिर मूल्य पर, वही एक आधार वर्ष से तुलना करके, और एक चालू मूल्य पर, पिछले साल की तुलना में इस साल क्या। तो हमेशा याद रखिएगा, चालू मूल्य पर बहुत तेजी से बढ़ा हुआ दिखाई देगा और स्थिर मूल्य पर धीमी गति से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आइए कंपेयर करते हैं। पहले स्थिर मूल्य देखते हैं। 2023-24 में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो था 1,05,973। बढ़ करके हम कितने हो गए हैं, यही आपको याद रखना है। अभी कितनी है यही मेन याद रखना है। 1,07,327 रुपए स्थिर मूल्य पर आपकी प्रति व्यक्ति आय, चाहे आप काम कर रहे हो ना कर रहे हो। पूरे राज्य के लोगों का कुल इनकम के आधार पर यह निकाला जाता है। तो 1,07,327 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय है, जब किस मूल्य पर? स्थिर मूल्य पर। जबकि प्रचलित मूल्य यानी कि करंट रेट यदि देखें तो हम 1,66,520 थे, जंप देखिएगा यहाँ पे 1,66 से सीधा 1,84। मैं बताऊं, कोशिश करिएगा 3 डिजिट पकड़ा देता है, फिर उधर उत्तर समझ में आ जाता है। 1,84 दिखा, आप गट फीलिंग आ जाती है, हाँ सही उत्तर मिल गया। तो 1,84,833 ये है आपका आंकड़ा। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, स्थिर मूल्य पर 1,07,000 और चालू मूल्य पर 1,84,833। क्लियर? पक्का? ये है आपका शुद्ध पक गया क्वेश्चन। याद करिए, एग्जाम हॉल में आएगा तो किसी वीडियो में कहीं कान पे ये गूंज जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। लोक वित्त की बात करते हैं, पैसा कैसे आ रहा है हमारे पास, आइए देखते हैं। हमने इस बार राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू कलेक्ट किया 1,25,900, 1,25,900 करोड़, 1,25,900 करोड़ रुपए हमने राजस्व कमाया। और खर्चा कितना किया? 1,24,840। ऐसा ही पैसा होगा, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ? राजस्व बचा हमारे पास 1,059 करोड़ रुपए हमारे पास बचे, जो आगे आने वाले सालों में योजनाओं में जोड़ दिए जाएंगे। ये तो फायदा हुआ, यानी कि हम देख रहे हैं कि राजस्व प्राप्ति में हमको अच्छी खासी वृद्धि भी मिली है,
13.07% हमारी राजस्व प्राप्ति की दर बढ़ी है। यानी छत्तीसगढ़ में निवेश हो रहा है, बाहरी लोग आ रहे हैं, कर चुकाने की दर, आयकर दाता बढ़ रहे हैं। ये गुड साइन हमारे स्टेट के लिए। जबकि गैर कर राजस्व, शुल्क हो गया, दंड हो गया, राज्य के अपने जो साधन संसाधन है, कोई उद्योग राज्य संचालित कर रहा हो तो उससे होने वाली आय, उसकी भागीदारी यदि देखें तो 58.07% अनुमानित है। क्लियर है? बढ़िया। अब इधर ध्यान दीजिए बैंक व्यवस्था पर। छत्तीसगढ़ में बैंकों के क्या हालात हैं? हमारे पास कुल संचालित बैंक है 47, कार्यरत बैंकों की शाखा है 3412, एटीएम कितने संचालित हो रहे हैं? 3607, उसमें जमा राशि 2,82,949। मन हो तो करिए, मन हो तो छोड़ दीजिए। दिया था मैं आंकड़े बता दिया हूं कि छूटना नहीं चाहता था इसलिए। सबसे बड़ा बैंक है हमारे लिए ग्रामीण बैंक, 614 शाखाएं, ये मेरा इनपुट है, आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा बैंक है राज्य ग्रामीण बैंक, 614 शाखाओं के साथ हमारे राज्य में मौजूद है। अब आते हैं इस आंकड़े पर। अच्छा है, ये बैंक वाले से आप क्या याद करना चाहेंगे? मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं ना। बैंकों की संख्या याद करिए, बैंक शाखा की संख्या याद कर लीजिए 3412, काफी है। यदि आप प्रॉपर किसी बैंकिंग का एग्जाम देंगे जैसे सहकारी बैंक वगैरह का, तब आप ये एटीएम की संख्या पढ़िएगा, बाकी तब तक के लिए जाने दीजिए। धान उत्पादन लेकिन पढ़िए भाई, सब जरूरी है। कौन धान उपार्जित करता है? मार्कफेड नाम की संस्था। कईयों बार आया है प्रश्न। दूसरा, कितने धान उपार्जन केंद्र हैं? 2739। मैं लिख के दे रहा हूं, ये आएगा, ऐसा दावा करें? कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। धान उपार्जन केंद्रों की संख्या है 2739। ये तो आ भी चुका है, अभी आया था इसी साल के एक पेपर में, शायद संचालक का भर्ती का परीक्षा था, उसमें आया हुआ है। कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 और कृषि उपज उप मंडियों की संख्या 121। ये दोनों का दोनों एक साथ पूछा था, कंबाइन। तो 59 है मंडियां और उपज उप मंडी कितनी है? तो 121। ध्यान रखेंगे। हमारे पास कृषि साख समिति कितनी है, यानी पैक्स 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति। और समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल धान का 2300 रुपए गवर्नमेंट ने तय किया है। और जो हमारा ग्रेड 1 धान है उसका है 2320 रुपए। हम बोनस कितना दे रहे हैं? 800 रुपए प्रति क्विंटल। ये थोड़ा डिटेल कर देते हैं एनलार्ज करके। हाँ, ये है वो आंकड़ा जो आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट खींचे। कैसा करेंगे, कैसे याद रखेंगे, आपकी समस्या पर ये याद होना चाहिए और एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा। कुछ तो आ भी चुके हैं जैसा मैं बताया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं आर्थिक समीक्षा में। हमारे पास मनरेगा का क्या डाटा है, इसमें भी मैं लिखा बहुत कुछ है, पर मैं सिर्फ जरूरी हिस्सा बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है, और बाकी को मैं इग्नोर कर दे रहा हूं। आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पर मैं इग्नोर कर दे रहा हूं। जो जरूरी है वो ध्यान दें। ये है जरूरी हिस्सा। 2024-25 की स्थिति में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55.31% महिला भागीदारी आप देख रहे हैं। 55.31% है मनरेगा में। पुरुष से ज्यादा योगदान दे रही महिलाएं इस राज्य में मनरेगा क्षेत्र में। यानी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने का कितना बड़ा मापक बन गया। दूसरा एक आंकड़ा जो यहां लिखा नहीं वो बता रहा हूं, वो नोट करिएगा। मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला यह है कबीरधाम, नोट कर लीजिएगा ये भी। फिर कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन का, पर छत्तीसगढ़ राज्य देता है 150 दिन, 50 अपनी जेब से देता है। केंद्र ने 100 तय किया था, मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार, 50 छत्तीसगढ़ अपनी जेब से देता है, यानी 150 दिन हम देते हैं। आने पर वो पूछेगा अगर राज्य कितना देता है तब 150 लगाइएगा, ऐसे 100 दिन। अब यहां देखेंगे 2024 सितंबर माह तक 21.17 लाख परिवार जो है वो मनरेगा से जुड़ चुके हैं। ये एक आंकड़ा याद रखना है। और कितने मानव रोजगार दिवस सृजित किए जा चुके हैं? 811.18 लाख। ये इतने दिवस सृजित किए गए मानव रोजगार दिवस। बाकी ऊपर का आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पिछले साल का है, पर कंपेयर करने में काम आ जाता है, इसलिए वहां बता दिया गया है। इतना ही है जो आपको ध्यान देना है। आगे बढ़े। चलिए शिक्षा के आंकड़े देखिए। हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटी है? सरकारी और निजी दो ही होंगी। सरकारी है हमारे पास 7, उसमें सबसे बड़ी कौन है? हाँ, वही रायपुर वाली पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर जो है
और निजी में हमारे पास है 17, उसमें कलिंगा यूनिवर्सिटी अगेन रायपुर वाली सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जिससे कॉलेज संबद्ध है उनकी बात कर रहे हैं। महाविद्यालय यानी कॉलेज हमारे पास है सरकारी 335 और निजी है 314। क्लियर? मेडिकल वेडिकल पे बाद में आएंगे, मैं इसमें पूरा एक चैप्टर बनाऊंगा ना। ये सार है और सार से प्रश्न आता है। जैसे ये देखिए खनिज, अभी एक परीक्षा और हुई, हाँ वाष्प नियंत्रक, ऐसी हिंदी में भयंकर शब्द लिखे, हाँ तो उसमें ये क्वेश्चन आया था एज इट इज, ऐसी उठ करके सब का सब दिया था और जमाने बोल दिया था, बताइए क्रम के साथ कौन सा ज्यादा योगदान दे, यही आंकड़े थे एग्जैक्ट। तो ये तो मैं बहुत जरूरी मान करके चल रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए भी। टिन हम 100% प्रोड्यूस करते हैं भारत के संदर्भ में। कोयला का कुल भारत के संदर्भ में 20.73% उत्पादन, लोहा हम 16.64%, चूना पत्थर हम 10.94% और बॉक्साइट 4.32%। यकीन जानिए एज इट इज उठ करके आया था क्रम जमाने के लिए। हल भी कर रहे होंगे, आपके प्रश्न मिला होगा आपको, तो ये तो याद रखना ही रखना है। टिन 100%, कोयला 20.73%, लोहा 16.64, चूना पत्थर 10.94 और बॉक्साइट 4.32%। पता है उसमें कुछ नए नए जगहों का नाम भी पूछ दिया है, पर घबराइए नहीं, मैं आपको सब कवर करा दूंगा धीरे धीरे, बस साथ में जुड़े रहिए। एक भी जगह चाहे वो कितनी नई क्यों ना, फिर सब कवर होगा। फिर आते हैं खनिज से आय 2023-24 में। राजस्व यदि देखें खनिज के संदर्भ में तो 12,795.35 करोड़ रुपए। इसमें मुख्य खनिज, खनिज की दो कैटेगरी होती है ना, मुख्य खनिज, गौण खनिज, और बाकी मिलता है रॉयल्टी से पैसा। तो मुख्य खनिज से आय हुई 6,756.97 और गौण खनिज यानी छोटे खनिज जो है उनसे आय प्राप्त हुई 256.91 करोड़ रुपए। कोशिश करिएगा, आंकड़े जटिल होते हैं पर कोशिश करिए, धीरे धीरे बैठाइए दिमाग पे। राजस्व आय 12,795 करोड़ लगभग और मुख्य खनिज से 6,756, दशमलव के बाद भूलना है तो राउंड फिगर में चल दीजिएगा, और गौण खनिज 256.91। आगे बढ़ते हैं, यहां गौर करते हैं वनों की स्थिति पे। चलिए बात करते हैं वन स्थिति। कुल वन 59,820.78, ये पहली स्लाइड में भी था हमारे पास। उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं वनों को हम। वन पे भी अलग से चैप्टर लूंगा ना, पर यहां सार समझ लीजिए, कई बार सार से डायरेक्ट उठ करके आता है। आरक्षित, संरक्षित और खुला वन। आरक्षित पूरा सरकार के पूरी तरह कंट्रोल में, संरक्षित कुछ कंट्रोल के साथ आने जाने को छूट वाला, और खुला वन हाँ बढ़िया, कढ़ाई उठाइए और झारा उठाइए, करछुल उठाइए, पहुंच जाइए और बनाइए खाइए, ऐसा खुला वाला वन। हाँ पिकनिक पे पहुंच गए टाइप वाला, हाँ वही। तो आरक्षित है हमारे पास 25,910.23, 25,910.23 वर्ग किलोमीटर, यानी कि हमारे कुल वनों का 43.31% आरक्षित है, पूरी तरह से बचा के रखा गया 43.31%। संरक्षित 24,036.10 वर्ग किलोमीटर यानी 40.18% संरक्षित है, कुछ छूट के साथ या कुछ नियमों के साथ जाने आने का आजादी। और खुला वन कितना है हमारे पास 9,874, कम है, अच्छा हुआ कम है, वरना अपन तो सब सुलगा देते हैं ना, दिक्कत है। 16.51% खुला वन, संरक्षित है 40.18% और आरक्षित है 43.31। तो कई बार ये क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस तरह के वन है, आरक्षित, संरक्षित, खुला, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आरक्षित सबसे ज्यादा है, 43.31% को हम प्रोटेक्ट करके रखे हैं कुल जंगल का। तेंदुपत्ता, जब भी वन की बात आती है तेंदुपत्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तेंदुपत्ता में आपको 2-3 आंकड़ा बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। पहले ये तो तेंदुपत्ता खरीद कितने पे की जा रही है, तेंदुपत्ता की खरीद हम कर रहे हैं 5,500 रुपए पे प्रति मानक बोरा। एक मानक बोरा का हम दे रहे हैं 5,500 रुपए। क्लियर है? ठीक। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, मूल्य हम मानक बोरा खरीद 12.94 लाख की है, कितना मूल्य चुकाए हैं 1,073.48 करोड़, ये पिछले बार का है, अभी अनुमान लगा रहे हैं। प्रति मानक बोरा 5,500 पर, पहले 4,000 थे यानी 1,500 की वृद्धि हुई है। 2024-25 में हमारा लक्ष्य क्या है 15.56, देख रहे हो अच्छा खासा वृद्धि होने वाला है। कुल संग्रह परिवार 12,50,000। एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता होता है 50,000 तेंदुपत्ता होता है, जिसको बांटिए
कितने भाग में बंटता है वो? कितनी गड्डियां होती है? एक गड्डी के भीतर 50 तेंदुपत्ता होना चाहिए। और ऐसी कितनी गड्डियां बांटेंगे? 1000। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? इस तरह से मानक बोरा का निर्माण हम करते हैं। तेंदुपत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। 50,000 ये आंकड़े कट करते हैं हम, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। 50,000 कुल मौजूद होना चाहिए एक मानक बोरा के भीतर, तब मिलेगा वो 5,500 रुपए। विद्युत उत्पादन पे आते हैं। 2023-24 राज्य विद्युत उत्पादन में स्थिति। हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं 2000 से ज्यादा है, 21,430.35 मिलियन यूनिट, 21,430.35 मिलियन यूनिट। इसमें तापीय का योगदान सबसे ज्यादा है। यह भी आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में या भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा बिजली हम तापीय विद्युत से प्राप्त करते हैं, यानी कि कोयला जलाइए, वाष्प बनाइए और प्राप्त करिए। 21,068.40 21,068.40 मिलियन यूनिट तापीय है। और फिर है जलीय 361.95 361.95 मिलियन यूनिट जलीय है। साफ दिख रहा है अंतर। डिपेंड हम पूरी तरह से तापीय विद्युत पर। कोयला खत्म, टेंशन का माहौल। इसीलिए पीएम सौर घर योजना, मुफ्त बिजली। कुल स्थापित क्षमता 2978.70 मेगावाट। राज्य बनने से लेकर अब तक 1.19% हम स्थापित क्षमता में वृद्धि दर्ज की है। ताप विद्युत 2,840 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं। जल विद्युत 1,138.7 मेगावाट। इतना देर वीडियो बनाते बनाते आप मोनोटोनस हो जाए, आंकड़े 2-3 दिखाई देने लग जाते हैं। तो ताप विद्युत 2,840 मेगावाट और जल विद्युत 138.7 मेगावाट हम पहुंच चुके। कितने कनेक्शन धारक हैं हमारे पास? बीपीएल 25.05%, घरेलू 54.80%, गैर घरेलू 6.92%, औद्योगिक हैं 0.61, बहुत कम है, और कृषि यूज करने वाले हैं 11.77%। तो कुछ आंकड़े जरूरी हो सकते हैं, जैसे बीपीएल धारक याद रख सकते हैं, कृषि यूज करने वालों को आप याद रख सकते हो। सब तो क्या ही याद रखोगे, मन हो तो देख लेना, बहुत जरूरी आंकड़े नहीं है, पर फिर भी चूंकि पहले पन्ने में मौजूद थे आर्थिक समीक्षा के, तो हम इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर। आर्थिक समीक्षा में अब नगरों की बात करते हैं। 1951 में हमारे यहाँ नगरीकरण यदि देखें तो मात्र 4.88% था, यानी छत्तीसगढ़ की सिर्फ 4.88% पॉपुलेशन नगरीकृत थी, यानी 3.64 लाख लोग। लेकिन अब 2011 का आंकड़ा, क्योंकि इसके बाद तो हुआ नहीं है जनगणना, तो 59.37 लाख नगरीकृत हो चुके हैं, यानी 23.24 23-24 बोल के याद रख लेना, गणित वाले गोली मार देंगे 23 के बाद 0.24 की जगह 23-24 बोले थे, नाराज हो जाते हैं भाई गणित वाले। 23.24, ठीक, ये है नगरीकृत 59.37 लाख। नगरीकृत जिले नंबर 1 पर दुर्ग, लोग रायपुर लगा के रहते हैं, दुर्ग। नंबर 2 पे कोरबा, नंबर 3 पे रायपुर और नंबर 4 पे कोरिया। परसेंटेज मन हो तो याद करना, जबरदस्ती नहीं है, बताने के लिए बता दे रहा हूं। दुर्ग 38.2%, कोरबा 36.3%, रायपुर 30.4% और कोरिया 29.8% नगरीकृत। आप अपना जिला खोजिए। रायगढ़ में ई बस चलेगा, इस पे बात हुई थी। रायपुर, दुर्ग भिलाई, बिलासपुर और कोरबा 4 जगह चुना गया है, 4 निगम। रायपुर में 100 ठो चलेगा, दुर्ग भिलाई में 50 ठो मिला के ना, दुर्ग के लिए 50 भिलाई 50, ऐसा नहीं करना। बिलासपुर में 50 ठो, कोरबा में 40, कुल 240 ई बस चलने वाला है। पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति, और सहयात्री अगर एक साथ जाना आना चाहे तो भाई कई गाड़ियां अपनी नहीं निकालेंगे, तो फिर पर्यावरण प्रदूषण तो ऐसे ही कंट्रोल में आएगा ना। अब आते हैं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2023-24 के लिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 सूचकांक बनाया गया था और उसको जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया। एसडीजी सूचकांक 4.0 कब आया पूछेगा तो जुलाई 2024।
कितने संकेतक थे उसमें? 113 कुल संकेतक थे। देश का समग्र स्कोर कितना था? 71। और छत्तीसगढ़ का कितना है पता है आपको? 67। यानी देश के समग्र स्कोर से कम है। हो गया कंपेयर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में 17 विकास लक्ष्य, ये इस तरह के 17 विकास लक्ष्य है, उनमें से हमने एक एसडीजी गोल 14 को छोड़ दिया। 14वें नंबर का जो लक्ष्य है उसको छोड़ करके बाकी पे हम 16 टॉपिक कैलकुलेट किए। तो प्रगति नापने के लिए कुल 275 संकेतक हमने यूज किया था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एसडीजी मापन में कुल कितने पैरामीटर यूज किए गए, कितने संकेतक। एसडीजी में कितने लक्ष्य थे बोलेगा तो 17। छत्तीसगढ़ में कितने काउंट हुए? 16। कितने संकेतक यूज किए गए? तो 275। हो गया। उस हिसाब से जब हमारे यहाँ निकाला गया तो हमें 67 अंक मिला है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सच बोलूं तो 21वें नंबर पे है 28 राज्यों में, पीछे पर है। श्रेणी है हमारी परफॉर्मर। अचीवर बनने में वक्त लगेगा, पर जब बन जाएंगे तो फिर बात ही क्या रहेगी। तो ये था आपके लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पहला, चैप्टर 1। आगे के आने वाले चैप्टर्स को मैं बारी बारी से आपको बताता रहूंगा और आप अपना डाटा अपडेट करते जाइएगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे आपसे। थोड़ा आंकड़ों को जटिल जरूर है, पर कोशिश करिए तो हो जाएंगे। और हमेशा की तरह मैं वीडियो के अंत में ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद कहता हूं और आपसे फिर मिलेंगे और अपडेट जारी रखेंगे। न्यूज़ वीडियो भी आने वाला है जल्दी।